आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो। ओके ठीक है, तो एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिमा। ठीक है, एडिमा का मतलब होता है कि स्वेलिंग, फ्लूइड फिल्ड स्वेलिंग। ठीक है, देखो एडिमा क्या है कि एक एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन है फ्लूइड का इन द इंटरस्टिशियल स्पेस विद इन द टिश्यू इज कॉल्ड एडिमा। क्या होता है कि बहुत सारे सेल्स मिलके बनाते हैं एक टिश्यू। ठीक है, तो जब सेल्स आपस में जुड़ रहे होते हैं तो टिश्यू फॉर्मेशन के लिए, तो उनके बीच में थोड़ा सा खाली स्पेस रहता है, वही कहलाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। तो जब इस इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड भर जाता है, एबनॉर्मली फ्लूइड भर जाता है, तो ये कंडीशन कहलाती है एडिमा की। ठीक है, स्वेलिंग होती है, इसमें फ्लूइड भरता है। उसके अलावा स्पेशल फॉर्म ऑफ एडिमा ये करने की जरूरत नहीं, छोड़ने से। टाइप्स ऑफ फ्लूइड। ठीक है, देखो अब जो ये एडिमा के फ्लूइड है ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है ट्रांसड्यूसेट और एक होता है एक्सुडेट। ये जो ट्रांसड्यूसेट होता है और एक एक्सुडेट होता है। तो ट्रांसड्यूसेट को आप ऐसे समझिए कि नॉर्मली भी क्या होता है ना, देखो आर्टरीज है, आर्टरीज ब्लड लेके जा रही है। ठीक है, आर्टरीज अपना जो ब्लड है वो कैसे, पूरा ब्लड तो टिश्यूज में जाता नहीं, तो आर्टरी से क्या है, जो भी न्यूट्रिशन वगैरह है वो फ्लूइड के थ्रू निकलेगा, इंटरस्टिशियल स्पेस पे फैलेगा। इंटरस्टिशियल स्पेस में फैलेगा तो वहां पे मौजूद सेल्स उस चीज को ले लेंगे। ठीक है, देखो क्या हो रहा है कि ये जैसे मान लो कोई एक टिश्यू है। ठीक है, ये टिश्यू बनाने के लिए इस तरीके के बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स हैं, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, ठीक है, 5 सेल। इस तरीके से बहुत सारे सेल्स आपस में जुड़े, तब जाके उन्होंने ये पूरा एक टिश्यू बनाया है। ठीक है, अब क्या है कि इसके इधर ये जो पूरी खाली जगह है, ये जो मैं येलो येलो कर रही हूँ, ये सब क्या है, खाली जगह है। ये पूरी खाली जगह, ये पूरी जो खाली जगह है ना, यही होती है इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, जब इस इंटरस्टिशियल स्पेस में ब्लड नहीं, फ्लूइड भर जाता है, तो तब वो कंडीशन कहलाती है आपकी एडिमा की। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ये ब्लड वेसल है या आर्टरी आई, ठीक है, ये क्या करेगी, इसको फ्लूइड देगी। यहाँ पे इस आर्टरी से निकल के आता है एक फ्लूइड। ठीक है, वो फ्लूइड में जो भी न्यूट्रिशन का एक्सचेंज होना है, जो भी ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना है, वो आएगा यहाँ। तो ये आर्टरीज में होते हैं होल्स। ठीक है, तो वो फ्लूइड जो है यहाँ पे आके भर जाएगा। तो क्या होता है कि फिर वो जो फ्लूइड जब यहाँ पे आता है ना, तो यहाँ पे जो ये मौजूद सेल्स है, उस फ्लूइड से जो भी कुछ अच्छा अच्छा है वो ले लेंगे, जो भी इनमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो चीज़ यहाँ भर देंगे। फिर क्या होगा, ये फ्लूइड बाहर निकलेगा। ठीक है, और इसको पकड़ने का इस बारी काम करेगा ये लिम्फ। ठीक है, इस फ्लूइड का जितना यूज होना था हो गया, बाकी जो भी है वो सबका सब पकड़ेगा ये लिम्फ। ठीक है, और ये है आर्टरी। ठीक है, यहाँ आर्टरी से आया इधर, फिर क्या है, इधर लिम्फ ने इसको पकड़ लिया। तो जब लिम्फ ने पकड़ लिया तो लिम्फ क्या करेगा, आगे चल के वेन में ये चीज छोड़ देगा ये। ठीक है, अगेन वेन में ही छोड़ देगा। तो क्या होता है कि जब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब एक स्वेलिंग की कंडीशन आती है, तो इसी को एडिमा कहते हैं। ठीक है, अब ये है कि जो ये फ्लूइड होता है ना, ये आर्टरी से इधर आया, यहाँ भरा, फिर इसने जो भी था बचा कुचा वो सब लिम्फ में गया। लिम्फ एक ड्रेनेज की तरह काम करेगा और फिर वेन में चला जाता है लिम्फ से। ठीक है, वो फ्लूइड, ये होती है नॉर्मल सिचुएशन की बात। तो क्या होता है कि जो ये एडिमा का फ्लूइड होता है, जो इस स्पेस में फ्लूइड भरेगा, स्वेलिंग कराएगा, ये दो तरीके का होता है। एक होता है ट्रांसड्यूसेट और एक होता है एक्सुडेट। ठीक है, ट्रांसड्यूसेट का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे जो होल्स है ना, जिन होल से ये निकल रहा है ये फ्लूइड, ये छोटे छोटे होल है, इतने छोटे कि सिर्फ फ्लूइड ही निकल सकता है, प्रोटीन वगैरह ज़्यादा यहाँ से कुछ नहीं निकल सकते। ठीक है, तो ये कहलाती है ट्रांसड्यूसेट की कंडीशन। तो ट्रांसड्यूसेट ऐसा फ्लूइड है जब
जो जिसमें कि प्रोटीन नहीं होता है, ठीक है। तो प्रोटीन पुअर फ्लूइड है कॉज बाय इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और रिड्यूस प्रोटीन। ये मैं बता दूंगी हाइड्रोस्टैटिक और क्या होता है। तो मेन ध्यान रखना है कि इसमें प्रोटीन कम होते हैं। दूसरी जो सिचुएशन रहती है ये फ्लूइड की, वो होता है एक्सुडेट फ्लूइड। एक्सुडेट फ्लूइड में क्या कंडीशन बनती है कि ये आर्टरीज के जो होल है ना जिससे फ्लूइड निकल रहा है ये बड़े बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं कि प्रोटीन भी इस इंटरस्टिशियल स्पेस में एक्यूमुलेट होने लगता है, ठीक है। तो ट्रांसयूडेट का मतलब कि सिर्फ फ्लूइड है और एक्सीड्यूट का मतलब कि फ्लूइड प्लस प्रोटीन भी यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है, ओके। अब आती है बात, दो तरीके के प्रेशर होते हैं। एक प्रेशर होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और दूसरा प्रेशर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। आपको ये बात समझ आई कि ये कैसे ट्रांसपोर्ट चल रहा है, एक्सीडेट और ट्रांसयूडेट, समझ आया इतना, ठीक है। अब आप देखो ये इन्होंने यहाँ पे हमें बताया है कि दो प्रेशर होते हैं, वेस्कुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ये प्रेशर ऑफ कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। या पार्शियल प्रेशर या पीएसई प्रेशर के लिए डिनोट किया है, बेसिकली मेन है कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर और एक होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या करता है, ये ब्लड वेसल से ये फ्लूइड को यहाँ इंटरस्टिशियल स्पेस में भेजता है और ये कोलॉइडल प्रेशर की वजह से क्या रहता है, ये फ्लूइड वापस आने की इसमें टेंडेंसी रखता है, इसमें या किसी भी लिम्फ वगैरह में वापस जाने की इसकी टेंडेंसी होती है। अब देखो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना ये कोलॉइड से लगता है, कोलॉइड मतलब छोटे छोटे पार्टिकल। अब आप समझो कोई भी फ्लूइड है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्रोटीन भी है ब्लड में और ब्लड में फ्लूइड भी है। तो आप ऐसे समझ लो कि बेस्ट फ्रेंड जैसे हैं प्रोटीन और जो फ्लूइड है ब्लड में मौजूद, ये बेस्ट फ्रेंड जैसे, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे यहाँ से तो फ्लूइड गया तो यहाँ पे कुछ एक ऐसा प्रेशर रहता है कि ये फ्लूइड को फोर्स करता है ताकि वो इंटरस्टिशियल स्पेस पे चला जाए, ठीक है। जब फ्लूइड यहाँ चला जाता है, ये सिर्फ मैं कहानी आपको समझा रही हूँ ताकि आप ऑस्मोटिक और हाइड्रोस्टैटिक को ध्यान रखें। तो जब ये फ्लूइड ना आपका इंटरस्टिशियल स्पेस पे चला जाता है तो क्या होता है कि अब ये देखो क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में तो ये है कि प्रोटीन नहीं आ पाता है, तो प्रोटीन तो यहीं मौजूद है। तो प्रोटीन आप देखो कि ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से जो फ्लूइड गया उस फ्लूइड का बेस्ट फ्रेंड है प्रोटीन, वो तो ब्लड वेसल के अंदर ही रह गया। तो एक तरीके से वो जो प्रोटीन यहीं रह गया है या प्रोटीन अगर यहाँ भी मौजूद है तो वो प्रोटीन फोर्स करता है इस फ्लूइड को कि वापस ब्लड वेसल में जाए, ठीक है। तो जहाँ प्रोटीन वहाँ ब्लड, ठीक है, जहाँ ब्लड वहाँ जहाँ फ्लूइड वहाँ प्रोटीन और जहाँ ये फ्लूइड रहेगा वहाँ प्रोटीन जाएगा और जहाँ पे प्रोटीन रहेगा ये फ्लूइड जाना चाहेगा क्योंकि ये एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऐसा प्रेशर होता है जो कि फ्लूइड को ब्लड वेसल से निकाल के इंटरस्टिशियल स्पेस में भेजने का काम करता है और कोलॉइडल प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो कि इस इंटरस्टिशियल स्पेस में गए हुए फ्लूइड को वापस बुलाने का काम करता है या लिम्फ वगैरह में भेजने का काम करता है। तो ये जो दो मेन प्रेशर रहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और कोलॉइडल प्रेशर, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल रहते हैं ये पूरा हमारा ये जो लिम्फ का प्रोसेस चल रहा है कि जैसे क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है यहाँ से यहाँ आना, ठीक है, यहाँ पे सारा काम हो जाना फिर वापस जाना, ये सब हो रहा है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर का आपस में बैलेंस रखने की वजह से। अगर यहाँ से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आए ही ना, मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ प्रॉपर हो ही ना, तो फ्लूइड यहाँ आएगा ही नहीं, ठीक है। अब फ्लूइड यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रोटीन मौजूद रहते हैं तो वो इस फ्लूइड को यहाँ बुलाते हैं, तो वो ऑस्मोटिक की भी बात नहीं मानेगा। तो मेन ये है कि ऑस्मोटिक और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दो अपोजिट फोर्सेस हैं जो कि ये पूरा हमारा बॉडी में जो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम है उसको संभाले हुए हैं, ठीक है। तो हाँ, इसमें भी प्रोटीन रहेगा, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना कि जो ये कोलोइडल रहता है ना, ये वाला जो है
ये कोलॉइडल प्रेशर मेनली वैसे काम करता है कि इसको इधर ही वापस भेजने का, ठीक है, कि एक्सेस में चला गया, एक फोर्स सा लगता है कि ये जो इन्हें वापस बुलाने का काम करता है, इस फ्लूइड को वापस बुलाने का काम एक्चुअली यहाँ पे करता है। आप लिम्फ में मत मानो, लिम्फ में कोई प्रोटीन कुछ मत मानो। लिम्फ क्या है, एक ड्रेनेज का काम करता है, जैसे घर का सारा ड्रेनेज बाहर जाता है, जो भी वेस्ट रहता है वो बाहर जाता है, वैसे ही लिम्फ में कि जो भी यहाँ यूज हो गया, नहीं हुआ तो वो ड्रेनेज की तरीके से लिम्फ में बाहर निकलेगा, बाद में उसको वेन में भेज दिया जाएगा। आप ये समझो कि ऑस्मोटिक और कोलॉइडल दोनों ही एक्ट कर रहे हैं इस ब्लड प्रेशर, इस ब्लड वेसल पे, ठीक है। अब वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, वो बोल रहा है कि जाओ इंटरस्टिशियल में जाओ, तुम वहां पे खाना पानी दे के आओ। अब जो कोलॉइडल है वो कह रहा है कि नहीं, तुम कहीं नहीं जाओ, यहीं रहो फ्लूइड से, क्योंकि वो तो प्रोटीन की वजह से लग रहा है वो प्रेशर। तो ये कोलॉइडल और हाइड्रोस्टैटिक ये आपस में बैलेंस होके इस लेवल पे बैलेंस रहते हैं कि जितना रिक्वायर्ड है उतना ही जाए। अगर इन फोर्सेस में कुछ कमी ज्यादा हुई, कि कभी हाइड्रोस्टैटिक बढ़ गया या कम हो गया, कभी ऑस्मोटिक बढ़ गया या कम हो गया, तो इनके डिसबैलेंस, इन दो फोर्सेस के डिसबैलेंस की वजह से ही मेन एडिमा होता है। अगर ये दोनों फोर्स हमेशा बैलेंस स्टेट में रहेंगे तो कभी एडिमा की कंडीशन आएगी ही नहीं। ये दोनों फोर्स जब भी डिसबैलेंस होते हैं तो एडिमा की कंडीशन आती है, ठीक है। तो देखो ट्रांसड्यूसेट और एक्सुडेट में क्या होता है कि ये ट्रांसुडेट जो है ये होता है प्रोटीन पुअर फ्लूइड, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा प्रोटीन नहीं आता है, माइन्यूट होल से रहते हैं। तो लिखा है कॉज्ड बाय इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और रिड्यूस प्रोटीन प्रेशर। मतलब या तो ऐसी सिचुएशन हो गई है कि बहुत ज्यादा ये HP इंक्रीज हो गया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिस वजह से फ्लूइड को धक्के मार मार के घर से निकाला जा रहा है, ठीक है। बहुत इसने परेशान कर दिया तो उसे धक्के मार के निकाला जा रहा है। या तो ये कंडीशन है, या दूसरी कंडीशन ये है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इतना वीक है कि वो इस एक्स्ट्रा जाने वाले फ्लूइड को भी वापस नहीं बुला पा रहा है, ठीक है। या ऑस्मोटिक प्रेशर इतना वीक है कि ये इसे वापस बुला ही नहीं पा रहा है। तो ट्रांसुडेट जो ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड भरने की दो सिचुएशन हो सकती है। या तो ये ट्रांसुडेट फ्लूइड है क्या, ये वो फ्लूइड है जब प्रोटीन नहीं गया है, सिर्फ फ्लूइड जा रहा है, तो ये तभी हो सकता है या तो ऑस्मोटिक प्रेशर एकदम वीक हो कि वो वापस बुला ही नहीं पा रहा है या उसके साथ जा भी नहीं पा रहा है, या क्या है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इतना ज्यादा है कि बस फ्लूइड को भगाया जा रहा है बाहर, मतलब उसको वेसल से भेजा जा रहा है। तो ये दो सिचुएशन की वजह से ट्रांसुडेट हो सकता है। और एक्सुडेट में क्या था कि ये ऐसा फ्लूइड था जो कि इंटरस्टिशियल स्पेस में एक्यूमुलेट हो रहा है, जिसमें प्रोटीन भी मौजूद है। तो यहाँ पे क्या होता है, reduced due to increased vascular permeability and is seen in inflammation। ये एक्चुअली vascular permeability increase होने की वजह से हो जा रहा है। यहाँ पे प्रेशर, मतलब ये फोर्सेस का रोल ये नहीं बता रहे, ये कह रहे हैं कि जो हमारी ब्लड वेसल है या जो ब्लड वेसल की वॉल है वो हर बारी 100% परमिएबल नहीं होती, वो सेमी परमिएबल रहती है, किसी किसी को जान देती है, किसी किसी को नहीं। लेकिन जब उसकी परमिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसे भी जाना है जाने तो, कोई रोक टोक नहीं लगा रही किसी प्रोटीन पे, तभी एक्सीडेट की कंडीशन देखने के लिए मिलेगी कि फ्लूइड जो वहां भरेगा वहां पे प्रोटीन भी मौजूद रहेगा। समझ आया क्या ये? ठीक है। अब जो ये एडिमा होता है ये दो तरीके का होता है, एक होता है लोकलाइज्ड एडिमा और एक होता है जनरलाइज्ड एडिमा, ठीक है। लोकलाइज्ड का मतलब आप समझिए किसी एक पर्टिकुलर आर्टरी या वेन में किसी तरीके की दिक्कत हो गई, किसी एक पर्टिकुलर टिश्यू में बस जब एक्यूमुलेशन हो गया तो वो लोकलाइज्ड। जनरलाइज्ड का मतलब है कि ऑर्गन, पूरा का पूरा ऑर्गन ही जब डैमेज हो, जैसे हार्ट है, किडनी है, लिवर है, इस तरीके के जब बड़े बड़े ऑर्गन्स, ये जो विस्ट्रल ऑर्गन्स है, बहुत क्रूशियल ऑर्गन्स है, इनमें जब किसी तरीके का एडिमा हो जाए तो वो जर्नलाइज। जब ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट हो तो वो जर्नलाइज्ड। और लोकलाइज्ड का मतलब कि एक पर्टिकुलर टिश्यू है, कोई पर्टिकुलर वेन है, उसकी दिक्कत की वजह से वहां पे प्रेशर का बैलेंस नहीं हो रहा है, उस वजह से तो वो लोकलाइज्ड। अब देखो यहाँ पे लोकलाइज्ड एडिमा के लिए थोड़ी सी बातें कुछ बताते हैं कि लिमिटेड टू एन ऑर्गन और अ पार्ट, मतलब पर्टिकुलर पार्ट में ही ये मौजूद रहेगा। बेसिकली देखो मैं बताऊँ तो जनरलाइज को अगर मैं मोर प्रिसाइज वे में बताऊं तो जनरलाइज एक्चुअली सिस्टमिक कॉज की वजह से होता है। सिस्टमिक कॉज के होने का मतलब है कि मेन जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनमें किसी तरीके की, जब किसी ऑर्गन के मिस फंक्शन की वजह से या डिसफंक्शन की वजह से, जब कोई ऑर्गन प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है, उस वजह से जब ऑर्गन के
प्रॉपर फंक्शनिंग की वजह से या किसी भी ऑर्गन के किसी तरीके के डैमेज की वजह से जब कभी भी एडिमा होगा तो वो जर्नलाइज है। तो जर्नलाइज का जो कॉज रहता है ना वो सिस्टमिक रहता है, मतलब हार्ट, किडनी, ब्रेन, इस तरीके के मेन ऑर्गन्स का जब इन्वॉल्वमेंट रहे तो वो जर्नलाइज। और लोकलाइज का मतलब कि ये मेन ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट ना रहे या कोई पर्टिकुलर वेन है, पर्टिकुलर टिश्यू की वजह से हो तो ये मोर इन्होंने थोड़ा बेटर वे में बताया है यहाँ पे कि लोकलाइज्ड और लोकल एडिमा को हम लोग क्या कहते हैं कि लिमिटेड टू अ ऑर्गन और अ पार्ट, जैसे कि आर्म एंड अ लेग। देखो लेग में एक एडिमा होता है जिसे कहते हैं पेडल एडिमा, ठीक है, PEDAL, पेडल एडिमा। ये एक क्लिनिकल फीचर होता है कार्डियक फेलियर का। ओके, ये अभी हम आगे देखेंगे। बेसिकली इसमें क्या होता है कि कार्डियक फेलियर हो रहा है तो जो वेन्स हैं, अब जो हार्ट के आर्टरीज होती है ना वो हार्ट के एकदम पास होती है, तो उसमें कभी भी ये नहीं होता है कि आर्टरीज एकदम हार्ट के पास होती है तो आर्टरी से तो बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से ब्लड जा रहा होता है, ठीक है। लेकिन जब कार्डियक फेलियर की सिचुएशन होती है तो ये जो हार्ट है ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, तो इस वजह से क्या है कि जो वेन के थ्रू वापस ब्लड आना होता है हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड, वो प्रॉपरली आ नहीं पाता। स्पेशली लोअर पार्ट से तो ब्लड बिल्कुल ही नहीं आ पाता क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी की बात हो जाती है वहाँ पे। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो लोअर एक्सट्रीमिटीज होती है, स्पेशली लेग्स में स्वेलिंग देखने के लिए मिलती है, लेग्स में एडिमा देखने मिलता है। वो इस वजह से क्योंकि वहाँ पे वीनस जो ब्लड की सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, वो हार्ट में वापस आ नहीं पा रहा है, वो ब्लड की सप्लाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, जिस वजह से क्या है, अगर ब्लड की सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली फ्लूइड का एक्सचेंज जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और इस वजह से वहाँ पे हमको एडिमा देखने के लिए मिलता है। ये एक स्पेशल क्लिनिकल फीचर रहता है कार्डियक फेलियर का, पेडल एडिमा, ठीक है। उसके अलावा क्या है, देखो आर्टरीज, ब्लड वेसल दो तरीके की होती है, एक आर्टरी और एक वेन, ठीक है। आर्टरी ब्लड से ऑक्सीजनेटेड आर्टरी हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाके पूरी बॉडी में सप्लाई करती है, और वेन्स क्या करती है, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके हार्ट में देती है। तो जब कार्डियक फेलियर की तो जब यहाँ पे कार्डियक फेलियर की सिचुएशन आएगी ना तो आर्टरीज तो फंक्शन कर रही है, ठीक है, आर्टरीज नियर होती है, हार्ट के करीब होती है, तो वहाँ पे प्रेशर रहता है, ठीक है। लेकिन वेन्स क्या है, अगेंस्ट तक, एक तो क्या होता है कि आर्टरीज अब हार्ट से नीचे जाना है तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी वाली बात नहीं होगी, लेकिन नीचे से जब ऊपर आना है तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी वाली बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इतना प्रेशर हार्ट दे नहीं पाता है क्योंकि हार्ट फेलियर की सिचुएशन है, हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग हो नहीं रही है। तो जिस वजह से क्या होता है कि जो नीचे वेनस ब्लड है, जो नीचे से लेग वाले रीजन से ऊपर हार्ट में आना है, अब वो आ नहीं पा रहा है। एक तो ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, दूसरा मेन ये है कि हार्ट ही प्रॉपरली अब फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो जिस वजह से नीचे का ब्लड ऊपर आ नहीं पा रहा है। तो अब क्या होगा कि नीचे का ब्लड नीचे ही रह जाएगा, लेग्स में ही रह जाता है, वीनस ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वहीं रह जाएगा। अब इस चक्कर में क्या है कि वहाँ पे ब्लड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर ब्लड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये जो बॉडी फ्लूइड है, देखो ब्लड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो मेन ही होगा कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा। अगर पाइप में बहुत तेज़ी से पानी जा रहा है, बहुत ज़्यादा पानी जा रहा है, तो पाइप में प्रेशर बहुत बढ़ेगा। अब वो उसको हम ऊपर आने नहीं दे रहे हैं, नीचे ही उसको दबाए हुए हैं, ग्रेविटी उसको नीचे ही खींचे जा रही है, वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, उसे नीचे ही खींचे जा रहा है। तो इस चक्कर में क्या है कि वहाँ पे ब्लड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब ब्लड बढ़ेगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वहाँ पे बहुत बढ़ेगा। इस चक्कर में क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से जो भी आस पड़ोस पे टिश्यू होंगे वो फ्लूइड वहाँ जाना शुरू कर देगा और वहाँ पे एक्यूमुलेट होके हमको एडिमा और स्वेलिंग वगैरह देखने के लिए मिलेगी। अभी समझ आया क्या? यही पूछ रहे थे आप? क्या पूछ रहे थे वैसे? हाँ, इसलिए तो क्या हो रहा है कि जा नहीं पा रहा है और ग्रेविटी नीचे पुल किए जा रही है, तो क्या मेन ये रहता है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वहाँ पे इंक्रीज होने लग रहा है क्योंकि बहुत ब्लड हो गया वहाँ पे। इस वजह से अब ब्लड टिश्यूज में जाना चालू करेगा और स्वेलिंग करवाएगा। उसके अलावा देखो नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वेन और लिम्फेटिक्स। तो इसमें बोला है एडेमा ऑफ लिम्फ डेवलप ड्यू टू वीनस और लिम्फेटिक। देखो क्या होता है कि ये एक सिचुएशन बताई हुई है थ्रोम्बोफेलिबाइटिस, ठीक है। ये जो आइटिस है इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, ठीक है।
और फैले का मतलब यहाँ पे वॉल लेना है, और थ्रोम्बो का मतलब हमको लेना होता है ब्लड वेसल, ठीक है। तो थ्रोम्बोफेलेबाइटिस इसका मतलब हो गया कि ब्लड वेसल्स की वॉल का इन्फ्लेमेशन हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी ब्लड वेसल की वॉल का इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, उसमें भी स्पेशली कह रहे हैं कि वीनस है या लिम्फेटिक है, कोई भी है, जब कभी भी इनका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ये ब्लड वेसल की वॉल का जब कभी भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो क्या है यहाँ पे ब्लड जो है, जिस प्रेशर से ब्लड बह रहा है वो इंक्रीज कर जाएगा। अगेन यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा, और जो फ्लूइड है वो इस इंक्रीज प्रेशर होने की वजह से दोबारा से टिश्यूज में जाना चालू करेगा। देखो अब ऐसे इसको समझो कि जैसे नॉर्मली क्या है कि हम पाइप से पानी दे रहे हैं, अगर हम नॉर्मली जैसे गार्डन वगैरह में पाइप से पानी देते हैं, तो उसके अगर हम मुंह जो पाइप का ओपनिंग होता है उस पर अगर हाथ रख के प्रेशर से दे तो एकदम तेजी से ब्लड में एकदम तेजी से पानी आता है। तो वैसा ही केस यहाँ पे है कि देखो इन्फ्लेमेशन हो रहा है ब्लड वेसल का, तो इस चक्कर में क्या हो रहा होगा कि ल्यूमेन जो है ना वो नैरो हो जा रही है, ठीक है। ल्यूमेन जब नैरो हो रही है, ल्यूमेन नैरो हो रही है मतलब वो खाली स्पेस, ल्यूमेन आप समझते हो ना क्या हो है, ठीक है। तो ल्यूमेन वॉल उसकी इन्फ्लेमेट हो रही है, वॉल में स्वेलिंग, वॉल उसकी जो है इन्फ्लेमेशन वहां पे देखने के लिए मिल रहा है, और ल्यूमेन जो है कम हो गया। अब ब्लड तो वही आ रहा है लेकिन उसको जाने की जगह कम मिल रही है, तो इस वजह से क्या ये जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो गई। अगेन यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होता है और ये ब्लड दोबारा से टिश्यूज में, इंटरस्टिशियल टिश्यूज में जाता है। तो इसीलिए बोला है कि ये जो लिम्फ वगैरह है इनमें जो एडिमा की कंडीशन है, ये कभी लिम्फेटिक, ये जैसे मैंने बताया कि ब्लड वेसल की वॉल में इन्फ्लेमेशन हो गया तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज करेगी। सेम हो रहा है कि कई बार लिम्फेटिक वेसल्स में किसी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, किसी तरीके की कुछ ब्लॉकेज हो गई है, तो भी यही सेम चीज बनेगी जो कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन के केस में बन रही है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पे भी इंक्रीज होगा और वो तुरंत अपने आस पड़ोस में जो भी टिश्यूज मौजूद है वहां पे वो जाएगा फ्लूइड और इन्फ्लेमेशन कराएगा। उसके अलावा क्रोनिक, ये जो क्रोनिक लिम्फेजाइटिस लिखा है इसको काट दो, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ दो। उसके बाद बोला है रिसेक्शन ऑफ रीजनल लिम्फ नोड्स एंड फिलियसिस। देखो ये जो लिखा है ना कि रिसेक्शनल ऑफ रीजन ऑफ लिम्फ नोड, ये वही है कि जैसे लिम्फ नोड वाली जो एरिया रहती है वहां पे भी अगर किसी तरीके का ब्लॉकेज आ जाए तो लिम्फ के सप्लाई में दिक्कत आएगी, अगेन वहां पे प्रेशर बढ़ेगा, वहां पे भी ये लिम्फ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ही वहां पे भी अगेन बढ़ेगा, और जो ये लिम्फ में मौजूद फ्लूइड है वो जाना चालू कर देगा अड़ोस पड़ोस के अपने टिश्यूज में, ठीक है। ये सेम बात है। फिलियरियसिस क्या होता है कि एलिफेंटियासिस जो होता है, जैसे हाथी पाँव कहते हैं, तो वही फिलियरियसिस होता है या एलिफेंटियासिस इसको कहते हैं। इसमें भी सेम सिचुएशन होती है। उसके अलावा इन्फ्लेमेशन के केसेस में भी एडिमा देखने के लिए मिलता है। इन्फ्लेमेशन में इसलिए हमको एडिमा देखने के लिए मिलता है कि इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, जहाँ पे भी बेसिकली इन्फ्लेमेशन होता क्या है कि हमारे बॉडी का एक तरीके का ये रिस्पॉन्स है, ठीक है, अच्छा रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का, कि जैसे कहीं भी कोई फॉरेन बॉडी आए, कहीं इंजरी हो जाए तो तुरंत वहाँ पे हमारी बॉडी के सेल्स WBCs को भेज देते हैं, वहाँ पे WBCs फाइट वगैरह करते हैं, और ये फाइटिंग की वजह से वहाँ पे ये इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग देखने के लिए मिलती है। एक्चुअल में होता क्या है, क्यों ये स्वेलिंग दिखती है, ऐसा है कि अब हमारी बॉडी को पता चला कि यहाँ पे कोई फॉरेन बॉडी आई है, ठीक है, फॉरेन बॉडी आई है, तो उससे फाइट करने के लिए हमारी बॉडी क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा WBC भेजेगी। अब WBC तो मौजूद है ब्लड में, तो जब हमारी बॉडी ब्लड की सप्लाई इंक्रीज कराएगी तभी ऑब्वियस सी बात है WBC भी इंक्रीज करेगा। तो जहाँ कहीं भी इन्फ्लेमेशन होता है वहाँ पे रेड हो जाता है। रेड इसलिए क्योंकि वहाँ पे हमारी बॉडी ने ब्लड सप्लाई बहुत इंक्रीज करा दी ताकि WBCs वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में पहुँच सके, ठीक है। और ये इन्फ्लेमेशन में क्या है कि WBC ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच रहे हैं तो ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या है कि इंटरस्टिशियल ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो रही है, मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा और इंटरस्टिशियल स्पेस पे फ्लूइड जाना चालू करेगा, और यहाँ पे अगेन हमको एडिमा की सिचुएशन देखने को मिलेगी। समझ आया क्या?
ठीक है। उसके अलावा इम्यून रिएक्शंस की हाइपर सेंसिटिविटी के भी काफ़ी केसेस रहते हैं जहाँ पे इम्यून बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है और एडिमा जैसी सिचुएशन देखने के लिए मिलता है, जैसे कि एक आर्टिकेरिया है, ठीक है। ये आर्टिकेरिया एक तरीके का दिखाती हूँ, इसमें एक्चुअली रैशेज हो जाते हैं और जैसे हनी बी का हाइव होता है ना, उसी के तरीके दिखते हैं, हनी बी के छत्ते के जैसे इसमें रैशेज दिखने लगते हैं, इसलिए इसका नाम आर्टिकेरिया रखा हुआ है। वो कुछ इस तरीके से, ये क्या है, यहाँ पे भी ये हल्की हल्की स्वेलिंग और एडिमा देखने के लिए मिलता है। ये सब क्या है, एडिमा हो रहा है यहाँ पे भी, इन सब सिचुएशंस में भी। ये क्या है, इम्यून हमारा ओवर सेंसिटिव हो गया है, तो इस तरीके की आर्टिकेरिया वगैरह स्किन डिसऑर्डर सब देखने के लिए मिल रही है। ये क्या है, हनी बी के छत्ते के जैसा इनका अपीयरेंस होता है थोड़ा थोड़ा, इसीलिए इसको आर्टिकेरिया कहते हैं, मतलब इसीलिए इसको हाइव भी कहते हैं, ठीक है। इसका कॉमन नेम अगर आप देखेंगे तो हाइव कहते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये हनी बी के छत्ते जैसे लगता है ये आर्टिकेरिया। तो ये एक तरीके का इम्यून का हाइपर सेंसिटिविटी वाला केस है, तो यहाँ पे भी हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, एडिमा ऑफ एपिग्लॉटिस और लैरिंक्स, अगर किसी तरीके का ईसोफेगस में या विंड पाइप में किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाए तो वहाँ पे भी एडिमा है, ये सब इम्यून रिएक्शंस की वजह से है, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि ये जो हमारा विंड पाइप रहता है ना, इसमें हाइपर सेंसिटिविटी, ये जो हमें आर्टिकेरिया है, एपिग्लॉटिस का जो एडिमा है, ये सब क्या है ना, इम्यून सिस्टम की हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से, कि ज़रा सा कुछ हुआ नहीं कि बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हमारा इम्यून सिस्टम हो जाता है, तो इस तरीके की रिएक्शन शो करके वो एडिमा दिखाता है। ये समझ आया क्या आपको एडिमा यहाँ तक? अब देखो जनरलाइज की बात हो रही है, ठीक है। तो जनरलाइज में क्या लिखा है कि इट इज सिस्टमिक इन डिस्ट्रीब्यूशन। सिस्टमिक का मतलब आपको समझना है कि कुछ मेन ऑर्गन्स का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहता है। अफेक्ट विसरल ऑर्गन्स, वही इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगा। द स्किन ऑफ ट्रंक एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज, ठीक है। स्किन मतलब एब्डोमिनल रीजन है, लोअर एक्सट्रीमिटीज है, हाथ पैर है, ये सबको बोल रहा है। उसके अलावा इसकी कॉज बताते हैं, ये तो कहते हैं बेसिकली ये एडिमा है क्या, ये इस वजह से हो रहा है कि प्रेशर का प्रॉपर बैलेंस नहीं हो पा रहा है। तो प्रेशर नहीं बैलेंस हो रहा है तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस चक्कर में हम कहते हैं कि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का जो मैकेनिज्म है, मेटाबॉलिज्म है, उसका ये डिसऑर्डर होता है, ठीक है। ये कॉज सिर्फ जनरलाइज्ड एडिमा के नहीं लिखे, कॉज इन्होंने पूरे लिख रखे कि एडिमा के क्या कॉज होते हैं। तो ये मेन तो है कि होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड का जो बैलेंस है वो मेंटेन नहीं है। दूसरा क्या है, हार्ट फेलियर का, जैसे मैंने बताया कि पेडल एडिमा जो एक स्पेशल क्लिनिकल फीचर है इसका, हार्ट फेलियर का, ये भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि वो वीनस ब्लड वापस लौट नहीं पा रहा है। उसके अलावा नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मतलब होता है कि यहाँ पे ना, आपको ग्लोमेरुलस पता है क्या क्या होता है? हाँ, वही जो ब्लड वेसल का बंच होता है। तो ये क्या होता है कि ना, ये जो ग्लोमेरुलस होता है ना, इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं ताकि जो भी मटेरियल है वो आए नीचे बोमन्स कैप्सूल में, उसका फिल्ट्रेशन चले। तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता ये है कि जो वो ग्लोमेरुलस होते हैं, इसके होल्स का साइज इंक्रीज कर जाता है, जिस वजह से क्या है ना कि प्रोटीन जो है वो भी वहां नीचे फिल्टर होके आने लगता है। अब जब वो प्रोटीन फिल्टर होके आने लगता है ना, तो आगे कहीं तो प्रोटीन का तो ऑब्वियसली कहीं एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन होता है तो ग्लूकोज का है, कुछ मॉलिक्यूल्स का है, उनका एब्जॉर्प्शन होता है। प्रोटीन वगैरह इस तरीके के बड़े मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन होता नहीं है। तो क्या है कि ज्यादा, अब इसके जो ग्लोमेरुलस है इसके होल्स बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, जिस चक्कर में क्या है कि बहुत सारा प्रोटीन छन छन के नीचे बोमन्स कैप्सूल में आने लगता है। तो अब क्या है, ये जो सिचुएशन बनती है, ये प्रोटीन यूरिया की सिचुएशन बनती है। प्रोटीन यूरिया का मतलब प्रोटीन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया यूरिन में। अब जब फिल्टर ही नहीं हो रहा है तो वो यूरिन में ही निकलेगा प्रोटीन, तो यहाँ पे क्या है, प्रोटीन यूरिया की सिचुएशन बन जाती है और यहाँ पे हाइपोप्रोटीनीमिया इन ब्लड देखने को मिलता है। हाइपो मतलब कम,
प्रोटीनीमिया, मतलब प्रोटीन ब्लड में कम देखने के लिए मिलता है। तो क्या है, अब प्रोटीन में कम हुआ तो फिर से ये डिसबैलेंस हो गया, इलेक्ट्रोलाइट और होम्योस्टेसिस का डिसबैलेंस हो गया, तो इस वजह से अगेन हमको ये एडिमा की सिचुएशन देखने के लिए मिलती है। उसके अलावा सिरोसिस ऑफ लिवर, लिवर की एक डिजीज है। ठीक, समझ आया क्या? अब यहाँ पे पैथोजेनेसिस ऑफ एडिमा बताया हुआ है इन्होंने। पैथोजेनेसिस ऑफ एडिमा में क्या कहते हैं कि इसे देखो, जो मैंने आपको बताया है ना वही सब है, इसको मैं रीड कराती हूँ, फिर जहाँ पे भी मुझे लगेगा कि एक्सप्लेन करना है मैं करा दूंगी, और अगर मैंने कुछ नहीं कराया बस रीड ही करती रही तो जहाँ आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप पूछ लेना, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है कि The movement of water and salt between the intravascular and interstitial space is controlled mainly by the two effective forces, जिसको स्टार्लिंग फोर्स कहते हैं। ठीक, स्टार्लिंग फोर्स के अंदर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स और एक अपना ऑस्मोटिक प्रेशर है, जिसे कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, ये है। ठीक है, ये दो प्रेशर साथ हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाँ वेसल्स के वेसल्स के अंदर ही ना क्या बोला है कि एक्सचेंज हो रहा है इंट्रावेस्कुलर और इंटरस्टिशियल स्पेस के बिटवीन में, तो ब्लड वेसल के अंदर से और ये इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो ब्लड वेसल से अंदर आ रहा है, अंदर से वहां जा रहा है वापस, तो दोनों के बीच में नहीं हो रहा। इन वेस्कुलर से मतलब समझ ब्लड वेसल, इंट्रा मतलब इनसाइड ब्लड वेसल, तो ब्लड वेसल के अंदर से तो फ्लूइड आ रहा है बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो वो ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा फ्लूइड का इधर उधर आना जाना लगा रहता है, ये मेनली दो प्रेशर से कंट्रोल होता है, दो फोर्सेस से। एक तो होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दूसरा रहता है कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। इन दोनों को इकट्ठा कहते हैं स्टार्लिंग फोर्स। ठीक है, अब बोला है कि द फोर्स दैट ड्राइव्स द फ्लूइड आउट फ्रॉम द सर्कुलेशन इज वेस्कुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मतलब कि ब्लड वेसल से बाहर निकलने वाला उस फ्लूइड को जो प्रेशर है वो होता है वेस्कुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एंड द फोर्स विच ड्राइव्स द फ्लूइड इनटू द सर्कुलेशन इज प्लाज्मा कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। और जो उस फ्लूइड को वापस सर्कुलेशन में पहुंचा दे, चाहे वो लिम्फ में पहुंचाए, चाहे वो वापस ब्लड वेसल की आर्टरी में भेज दे, तो ये जो पहुंचाने वाला प्रेशर है ये होता है कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, यहाँ तक समझ आया क्या? यही चीज बनाई हुई देखो, वेस्कुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या कर रहा है, ब्लड वेसल से यहाँ बाहर भेज रहा है, और ये प्लाज्मा कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कर रहा है, बाहर से अंदर भेज रहा है। ठीक है, फिर लिखा है नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस के लिए लिखा है नॉर्मली द फ्लूइड फ्लोज आउट फ्रॉम द आर्टरियोलर एंड ऑफ द माइक्रो सर्कुलेशन ऑफ द इंटरस्टिशियम फ्लोज फ्रॉम द आर्टरियोलर एंड ऑफ, बेसिकली ये वही सारी बातें बताई है कि जो मैंने बताया था कि फ्लूइड आर्टरीज से बाहर निकल के आता है इंटरस्टिशियम फ्लूइड में। दिस इज बैलेंस्ड इन द फॉलोइंग वे एट द वेन्यूलर एंड। ठीक है, इसको वेन्स वगैरह के लेवल पे सब बैलेंस किया जाता है, ये सब फालतू की बकवास है। स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड विच में बी लेफ्ट इन द इंटरस्टिशियम इज ड्रेन बाय द लिम्फेटिक वेसल, जैसे कि मैंने बताया वो फ्लूइड को भेज देते हैं, जैसे क्या है इन्होंने यहाँ पे फ्लूइड को भेज, ये जो ब्लड वेसल है इन्होंने यहाँ पे फ्लूइड को भेज दिया, जितना यूज होना था इन सेल ने कर लिया, बाकी का जो भी वेस्ट है वो यहाँ पे एक खड़ी हुई रहती है लिम्फ, उसमें भेज दिया जाता है। तो वही लिखा है कि ड्रेनेज का काम करती है लिम्फेटिक वेसल एंड इंट्रैक्ट्स द ब्लड बाय थोरैसिक डक्ट। ठीक है, ये पूरा वापस वहाँ वेन्स वगैरह में पहुंचा देती है थोरैसिक डक्ट के थ्रू। ये सारी बातें देखो यहाँ लिखा हुई कैसे होता है ये देखो। क्या हो रहा है कि ये आर्टरी है, ये वेन्यूल्स है, ये वेना कवा और ये साइज की कहानी है। तो मेन हमें देखना है कि जैसे आर्टरी है, आर्टरी से वेस्कुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ब्लड आएगा इंटरस्टिशियम में, उसके बाद है क्या है कि यहाँ से ये यहाँ चला जाता है कोलॉइडल में। ठीक है, अब ये क्या करेगा, वापस आएगा इधर से घूम के थोरैसिक में, और थोरैसिक के थ्रू ये इधर वेन्स वगैरह में पहुंचा देगा और वहां पहुंच जाएगा हार्ट में ब्लड। तो ये इन शॉर्ट है, यहाँ पे कुछ खतरनाक नहीं है। समझ आया क्या यहाँ तक? ठीक है, अब मैकेनिज्म ऑफ एडिमा है, तो लिखा है कि एनी मैकेनिज्म विच इंटरफेयर्स विद द नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस में प्रोड्यूस एडिमा। ठीक है, किसी भी तरीके का मैकेनिज्म जो कि नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस को डिस्टर्ब कर दे वो एडिमा है। ठीक है, फिर उसके अलावा बोला है कि इंक्रीज
देखो बेसिकली क्या है, अगर ये दोनों फोर्स बैलेंस सिचुएशन में रहेंगे तो अच्छा है, लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी कम ज़्यादा होगा तो एडिमा हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लो, ऐसा कुछ लगे कि नहीं आता है तो फिर मैं बता दूँगी, एक बार पढ़ लो इसको। पढ़ लिया क्या आपने? ठीक है, एक मिनट। अब ये एक फ्लो चार्ट सा है। एक्चुअली ये जो कुछ भी इसमें दिया हुआ है ना, यहाँ पे थ्योरी में लिखा है, तो मैं आपको थ्योरी से पूरा समझा देती हूँ, फिर आप इसको फ्लो चार्ट आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शौक भी पढ़ा दूंगी, लेकिन मेरा गला दर्द कर गया है, तो मुझे लग रहा है बस एडिमा ही मैं करवा पाऊंगी पूरा। ओके, तो चलो देखो, एडिमा के लिए ये यहाँ से देखना है कि if the movement of the fluid into tissue exceeds lymphatic drainage, the fluid accumulation in the interstitial tissue। तो बेसिकली कह रहा है कि जो फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस में भरा पड़ा है, अगर वो लिम्फेटिक ड्रेनेज में ना पहुंचे, या लिम्फेटिक ड्रेनेज इतना ज़्यादा भर चुका है, अब लिम्फेटिक जो ड्रेनेज है अब वो इतना ज़्यादा भर चुका है कि अब वो और फ्लूइड को ना ले सके, तो इस चक्कर में क्या है कि वो फ्लूइड वहीं का वहीं जमा हुआ है। जैसे कि हमारा जो सिंक होता है ना किचन में, जिसमें हम बर्तन धोते हैं, तो अगर उस सिंक के जो जाली रहती है, अगर उसमें कचड़ा फंस जाए, जहाँ से पानी निकल रहा है, नीचे जाता है जहाँ से पानी, अगर वहाँ कचड़ा फंस जाए तो हम बर्तन धोते रहेंगे तो पानी वहीं जमा होता रहेगा ना, क्योंकि वहां तो ब्लॉकेज हो गया, होगा ना ऐसा। क्योंकि अब वो ना, आप ऐसे समझो कि ब्लॉकेज इस वजह से हो गया क्योंकि ऑलरेडी जो आपका नीचे सिंक के नीचे पाइप है ना, वो पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, और जो ड्रेनेज का पूरा टैंक है वो पूरा फुल हो चुका है। तो अब क्या है कि पानी अब जा ही नहीं रहा है, बिल्कुल अटक गया। तो ये यही कह रहा है कि अगर लिम्फेटिक ड्रेनेज पूरा भर जाए, उसके बाद भी फ्लूइड आता ही रहे, तो क्या होगा, ये फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा इंटरस्टिशियल टिश्यू में ही, और ये चीज़ ये एडिमा कहलाएगी। और ये क्या है, सिंगल भी हो सकता, सिंगल चीज़ की वजह से हो सकता है, यानी कि किसी भी एक प्रेशर, या तो ऑस्मोटिक की वजह से हो जाए, या तो हाइड्रोस्टैटिक के चेंज की वजह से हो जाए, या दोनों के कॉम्बिनेशन से भी हो सकता है। अब इन्होंने एक सिचुएशन बताई है कि अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज कर जाए तो क्या होगा। अच्छा, अभी आ रही है क्या? अभी ठीक है। तो देखो, एक सिचुएशन इन्होंने दी है कि इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की। तो ये क्या कहते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर at the capillary end in the microcirculation derives the fluid out from the capillary into the interstitial fluid space। ठीक है, ये हमें पता ही है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से ब्लड वेसल से जो लिक्विड है वो आता है इंटरस्टिशियल स्पेस में। फिर बोला है एनी कंडीशन विच इंक्रीजेस द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैन प्रोड्यूसेस एडिमा। कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज कर जाए वो एडिमा करवा सकती है। तो इंक्रीज एचपी यानी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में भी रीजनल और जनरलाइज, मतलब कि ये लोकल एडिमा और जनरलाइज दोनों ही करवा सकता है। अब लोकल एडिमा के लिए बताते हैं, ये हमें बताते हैं लोकल इंक्रीज इन द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, लोकल, अगर लोकल एडिमा करवा रहा है तो क्या हम इसका मान सकते हैं। तो एक तो ये कहता है इट कैन बी लोकल इम्पेयरमेंट इन द वेनस रिटर्न। ठीक है, कहीं पे भी वेन्स वापस आ रही हो ब्लड लेके, तो क्या पता कहीं वहाँ पे किसी तरीके का ब्लॉकेज हो जाए, किसी तरीके की इंजरी वगैरह हो जाए, तो इस चक्कर में एक तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर वेन के आसपास में टिश्यूज में हो जाए। उसके अलावा क्या लिखा है कि डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। ठीक है, थ्रोम्बोसिस मतलब कुछ क्लॉट वगैरह
ठीक है, मास किसी चीज़ का या कोई क्लॉट वगैरह। तो ये जो डीप वेनस थ्रोम्बोसिस है ना, ये एक तरीके की बहुत खतरनाक डिजीज होती है। इसमें क्या होता है कि डीप वेनस में स्पेशली लेग्स में होती है डीप वेन्स, ठीक है, लेग्स की मैं बता रही हूँ। तो लेग्स में ये जो डीप वेनस थ्रोम्बोसिस है ना, ये लेग्स में होती है ये डिजीज। इसमें क्या होता है कि जो डीप वेन्स होती है ना लेग्स की, तो वेन्स दो तरीके की होती है, एक होती है सुपरफिशियल और एक होती है डीप, ठीक है। तो यहाँ पे मेन क्या होता है कि डीप वेन में थ्रोम्बोसिस हो जाता है, डीप वेन में जो किसी तरीके का मांस या किसी तरीके का क्लॉट जम जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोअर एक्सट्रीमिटीज में लोकलाइज एडिमा हो जाता है, ठीक है। अब ये जो डीप वेन होती है ना, एक्चुअली मसल के अंदर प्रेजेंट रहती है, तो वहां पे अगर किसी तरीके का क्लॉट जम जाए तो वहां पे आसपास में पूरी स्वेलिंग हो जाती है, और ये डीप वेनस थ्रोम्बोसिस एक कंडीशन रहती है जो कि लोकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को इंक्रीज करने का एक कॉज मान सकते हैं। समझ आया क्या ये? और कई बार क्या होता है कि पॉस्चरल एडिमा हो जाता है कि बहुत टाइम से, लंबे टाइम से अगर कोई खड़ा हो तो फीट वगैरह और एंकल वगैरह में उसके ये पॉस्चरल एडिमा हो जाता है। अगर आपने देख रखा हो कि जो ये कुंभ मेला जब चलता है तो यहाँ पे हठ योगी आते हैं, बहुत सारे हठ योगी बाबा होते हैं। तो क्या कोई बहुत टाइम से एक पैर खड़े रहता है एक पैर पे, कोई बहुत टाइम से हाथ खड़ा कर ही रहता है, तो इससे क्या है कि उनको पॉस्चरल एडिमा हो जाता है, उनके हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि कंटिन्यूसली वहाँ पे ब्लड की सप्लाई में उनकी दिक्कत आती है, इस वजह से ये पॉस्चरल एडिमा होता है। समझ आया क्या? ठीक है, अब जनरलाइज की बात करें तो जनरलाइज में आएंगे मेन जो ऑर्गन्स है वो, ठीक है। तो लिखा है प्रोड्यूसेस जनरलाइज एडिमा, मोस्ट कॉमन कॉजेज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। मेन जो जनरलाइज एडिमा के लिए हम मानेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से, जो एक जनरलाइज एडिमा बहुत कॉमन है वो है हार्ट फेलियर वाला, ठीक है। तो हार्ट फेलियर क्या है कि बोल रहा है हार्ट फेलियर राइट वेंट्रिकल में भी हो सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में भी हो सकता है, दोनों जगह भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है, हार्ट में। तो अब ये एक एक साइड बताएंगे कि जब अगर राइट साइड में हार्ट की कोई किसी तरीके की दिक्कत है तो क्या होगा, और कभी लेफ्ट साइड में अगर हार्ट की दिक्कत आ गई है तो क्या होगा। तो ये देखो, पहले क्या बोला कि जो राइट साइड होता है ना, तो राइट साइड में बताऊं तो पूरा डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कलेक्ट करने का काम करता है हमारा राइट हार्ट, ठीक है। राइट साइड का जो हार्ट, राइट चैम्बर जो होते हैं हमारे हार्ट के, वो पूरे डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कलेक्ट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी तरीके की ब्लॉकेज होगी, यहाँ पे किसी तरीके का अगर फेलियर रहेगा तो क्या हो जाएगा, देखो, राइट साइडेड हार्ट फेलियर रिजल्ट्स इन द पूलिंग ऑफ ब्लड ऑफ द वेनस साइड इन द सर्कुलेशन, ठीक है। तो वहां पे वेनस सर्कुलेशन का ब्लड जमा होने लगेगा, क्योंकि अब हार्ट में तो आ नहीं पा रहा है, तो जहां है वहीं का वहीं वो जमा होना चालू करेगा। इससे क्या होगा, इंक्रीज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द वेनस सर्कुलेशन। अब वो वेन्स के सर्कुलेशन जो चल रहा है उसी में ब्लड का प्रेशर इंक्रीज कर रही है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्यों इंक्रीज करने लगे, क्योंकि हार्ट में तो वो ब्लड आ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि हार्ट में तो हो गया ब्लॉकेज। अब बोल रहा है इंक्रीज मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस। अब इसी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्योंकि वीनस सर्कुलेशन में बढ़ गया है, तो इस चक्कर से क्या होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड ज्यादा जाने लगेगा। अब इससे क्या होगा, इससे पेरिफेरल पिटिंग एडिमा हमको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। पेरिफेरल, स्पेशली पेरिफेरल का मतलब हो जाएगा हाथ पैरों में, साइड में, ठीक है। यहाँ पे हमें पिटिंग एडिमा देखने के लिए मिलेगा। पिटिंग एडिमा मतलब कि यहाँ पे सिर्फ फ्लूइड है, ठीक। एक होता है पिटिंग एडिमा, एक होता है नॉन पिटिंग एडिमा, ठीक है। पिटिंग एडिमा में सिर्फ फ्लूइड होता है, ट्रांस्यूडेट फ्लूइड होता है, वहाँ पे किसी तरीके का कोई प्रोटीन नहीं आया होता है। और दूसरा रहता है एक्सीडेट, यहाँ पे प्रोटीन आता है, जो कि नॉन पिटिंग एडिमा बनाते हैं। कुछ एडिमा होते हैं जिसे दबाओ तो दब जाते हैं, और कुछ होते हैं नॉन पिटिंग की दबते ही नहीं है। तो जो नॉन पिटिंग वाले होते हैं ना, वहाँ पे प्रोटीन वगैरह आया हुआ रहता है। तो इस सिचुएशन में जो एडिमा बनेगा ना, वो पिटिंग एडिमा बनेगा कि ट्रांस्यूडेट फ्लूइड आया है यहाँ पे, या कोई प्रोटीन नहीं आया, क्योंकि ये मेन हुआ है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के दिक्कत की वजह से। समझ आया क्या ये चीज? हेलो, मतलब मैं समझी नहीं आप क्या कह रहे हो।
नहीं नहीं, ये नहीं, जो हमारा हार्ट होता है ना, हार्ट में, एक मिनट, हार्ट का जो हमारा राइट साइड होता है ना, ये पूरा डील करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, और लेफ्ट साइड हमारे जो हार्ट का होता है ये पूरा डील करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। अब अगर हमारे राइट साइड के हार्ट में किसी भी तरीके की दिक्कत होगी तो हमारा अफेक्ट पड़ेगा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पे, हमारे वीनस ब्लड पे इफेक्ट पड़ेगा। तो सिचुएशन होती ये है कि हमारा जो राइट साइड का हार्ट है ना, वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है, ब्लॉकेज इन द सेंस कि वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है। तो जो अब ये जिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ये डील कर रहा था, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आ ही नहीं पाता, क्योंकि राइट साइड अब प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है। तो वो अपना ही सर्कुलेशन में लगातार घूमता रहता है, यहाँ वहाँ हाथ पैरों में लगातार वो सर्कुलेशन में घूमता रहेगा। तो ब्लड जो है इंक्रीज कर रहा है वीनस सर्कुलेशन में, क्योंकि वो हार्ट में नहीं आ पा रहा है, हार्ट में नहीं ब्लड इंक्रीज कर रहा है, वीनस सर्कुलेशन में ब्लड इंक्रीज कर रहा है। और क्योंकि वो लगातार इधर उधर हाथ पैरों में चारों तरफ घूम रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है उस पर प्रेशर, तो इस वजह से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उसमें बढ़ते जा रहा है। तो इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से वो साइड में ब्लड हमको मेन स्वेलिंग देखने के लिए मिलती है। ये समझ आया क्या? आपका डाउट हुआ क्या क्लियर? हाँ, तो ये जब कभी भी ना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से किसी तरीके का एडिमा रहता है ना, तो वो हमारा पिटिंग एडिमा रहता है, कि मतलब अगर उसको दबाएंगे ना तो वो दब जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे सॉलिड तो कुछ है नहीं, प्रोटीन तो वहां पे आया ही नहीं है, सिर्फ लिक्विड ही आया है, तो दबाने पे वो दब जाएगा। और जब कभी भी हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर के डिफरेंस की वजह से, ऑस्मोटिक प्रेशर की कोई मिस फंक्शनिंग की वजह से अगर एडिमा होगा, तो वो एडिमा हमेशा ही हमारा नॉन पिटिंग एडिमा रहेगा, क्योंकि उस वहां पे प्रोटीन भी आया है, तो उसको दबाएंगे तो हम वो दबेगा नहीं। समझ आया क्या? तो यही चीज लिखी हुई है कि पेरीफेरी में हमको पिटिंग एडिमा देखने के लिए मिलेगी। ये सिचुएशन की जब राइट साइड में हमारा राइट साइड जो हार्ट है वहां पे अगर किसी तरीके की दिक्कत है, आपको स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। फिर सेकंड सिचुएशन उन्होंने बता दी कि अगर लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में किसी तरीके की दिक्कत आ जाए, तो यहाँ पे क्या है, अगर कभी लेफ्ट साइड में दिक्कत आ जाए, तो जो हमारा लेफ्ट साइड होता है ना हार्ट का, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करता है, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेनली आ रहा है लंग से। तो अब यहाँ पे अगर दिक्कत हुई तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में दिक्कत होगी। देखो मैं आपको बताऊं, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, वो हमेशा आता है ऑर्गन से, हाथ पैरों से। इसीलिए जब भी आपका राइट हार्ट में किसी तरीके की दिक्कत होगी तो हमेशा स्वेलिंग दिखेगी हाथ पैरों में। और लेफ्ट साइड का जो है हमारा पूरा डील करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है लंग से। तो जब कभी भी किसी तरीके की दिक्कत होगी तो वो लंग से रिलेटेड हमको लेफ्ट साइड में देखने के लिए मिलेगी। तो देखो क्या बोल रहा है, स्क्रीन दिख रही है ना? नहीं दिखेगी तो आप मुझे तुरंत बता देना कि स्क्रीन नहीं दिख रही है, ओके। देखो लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है कि इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो रहा है पल्मोनरी सर्कुलेशन में, ये लंग्स वाले सर्कुलेशन में यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो क्या हो रहा है, पल्मोनरी एडिमा हमको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि पल्मोनरी और पेरीफेरी वाला? हाँ, लंग्स में, क्योंकि वहीं से आ रहा है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहाँ सेंटर वाले पोर्शन में हमको देखने के लिए मिला, क्योंकि लंग्स तो बीच में रहती है इसलिए, ठीक है। अब सेकंड सिचुएशन, ये तो इन्होंने पूरी कहानी बता दी कि अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से कभी एडिमा हुआ। अब ये कह रहे हैं अगर एडिमा आपको हो रहा है प्लाज्मा, ये जो प्लाज्मा कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर की कम होने की वजह से कभी अगर एडिमा हो रहा है तो क्या होगा? एडिमा दो ही वजह से होता है, या तो कोलॉइडल प्रेशर कम हो जाए या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाए, इन दो से। हमने देख लिया हाइड्रोस्टैटिक बढ़ेगा तो क्या क्या होगा। अब हम देखेंगे कि कोलॉइडल कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। या तो इनके अकेले से, या तो ऐसा हो जाएगा कि आपका सिर्फ हाइड्रोस्टैटिक ही बढ़ा हुआ है तो आपको एडिमा हो गया, या ऐसा हो जाएगा कि ऑस्मोटिक कम है तो एडिमा हो गया, या ऐसा होगा कि हाइड्रोस्टैटिक भी बढ़ा हुआ है साथ में ऑस्मोटिक भी कम हो गया, तब इनकी कॉम्बिनेशन से भी एडिमा हो सकता है।
तो यहाँ पे देखो क्या है कि अब बता रहे हैं डिक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें क्या होगा, प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर नॉर्मली टेंड्स टू ड्रॉ द फ्लूइड इनटू द वेसल। जैसे कि हमें पता है कि इंटरस्टिशियल से उस फ्लूइड को वेसल में डालने का काम इस प्रेशर की वजह से ही होता है। तो लिखा है कि द प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन द प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, प्लाज्मा में जो प्रोटीन है मौजूद उन पे डिपेंड करता है, और सबसे मेन जिस प्रोटीन पे डिपेंड करता है उसका नाम होता है एल्ब्यूमिन। ठीक है, तो ये जो हमारा प्लाज्मा का ऑस्मोटिक प्रेशर है ये डिक्रीज क्यों हो रहा है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। जैसे जब हमने वहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के लिए देखा तो हमने अलग अलग देखा कि वेन्स की सप्लाई में दिक्कत आ गई है, कोई डीप वेनस थ्रोम्बोसिस हो गया, पोस्चुरल एडिमा हो गया, ठीक है, इसके बाद हार्ट से रिलेटेड हमने देख लिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर ये प्लाज्मा का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो रहा है, तो प्लाज्मा का जो कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है अगर ये कम हो रहा है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, पहला कारण तो ये है कि जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है इसका सिंथेसिस ही अब हमारी बॉडी में प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है। लिवर की किसी तरीके की डिजीज हो गई है, देखो लिवर जो हमारी बॉडी में होता है यही सारे प्रोटीन को बनाने का मेन काम करता है। तो अगर किसी भी तरीके की लिवर की डिसऑर्डर हो गया है या किसी भी तरीके का प्रोटीन माल न्यूट्रिशन हमको हो गया है तो हमारा एल्ब्यूमिन प्रोटीन का सिंथेसिस डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, एक ये कारण हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर को कम होने का। दूसरा कारण क्या है कि बन तो ठीक रहा है लेकिन एल्ब्यूमिन प्रोटीन का लॉस हो गया, तो अब ये इस चक्कर में हो रहा है कि हमारी किडनी शायद प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रही है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है, एक इम्पॉर्टेंट कॉज होता है एल्ब्यूमिन के लॉस का, मतलब कि किडनी का प्रॉपर फंक्शन नहीं हो रहा है, तो इस चक्कर में भी शायद हमारा एल्ब्यूमिन का लॉस हो जाए। समझ आया क्या? ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या इन्होंने बताया है, देखो बोला है कि जब हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा इसकी वजह से क्या है कि हमारा जो फ्लूइड है वो लगातार इंटरस्टिशियल स्पेस में ही जाता रहेगा, उसको वापस बुलाने वाला कोई नहीं है। जब वापस बुलाने वाला कोई है ही नहीं, सारा का सारा ब्लड का फ्लूइड हमारा चला गया इंटरस्टिशियल स्पेस में। इस चक्कर में क्या हुआ कि जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कम हो गया, इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कम हो गया। ये समझ आए कैसे कम हो रहा है? ठीक है, तो अब जब ये कम हो गया ना, तो अब जब बॉडी में ही ब्लड फ्लूइड कम हो गया है, बॉडी में ही आपके ब्लड कम है, तो आपकी रीनल परफ्यूजन, ये जो परफ्यूजन होता है ना, इसका परफ्यूजन होता है, परफ्यूजन का मतलब है ब्लड सप्लाई, तो डिक्रीज रीनल सप्लाई का मतलब डिक्रीज किडनी की ब्लड सप्लाई। तो यहाँ पे क्या है कि जब आपकी बॉडी में ही ब्लड कम हो गया है तो क्या है आपकी किडनी में भी ब्लड कम जाएगा, तो इस चक्कर में क्या होगा कि आपकी बॉडी किडनीज में ब्लड कम जाएगा। तो जैसे ही किडनी में ब्लड कम जाता है तो वहां पे एक मैकेनिज्म रहता है रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म, जो जिसे हम रास कहते हैं। तो ये जो रास सिस्टम है ये एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, जब ये रास सिस्टम एक्टिवेट होगा इसका क्या काम रहता है, मेनली हमारी बॉडी में जो वॉल्यूम है इसका ब्लड का, इसको बढ़ाने का काम रहता है रास सिस्टम का, ये आपको पता है। तो ये रास सिस्टम जैसे ही एक्टिवेट होता है, ये रास सिस्टम हर बारी तब एक्टिवेट होगा जब भी आपकी बॉडी में ब्लड कम होगा। ठीक है, तो क्या है कि अब जैसे ही एक्टिवेट हुआ तो इसने क्या किया, ब्लड वॉल्यूम इसको बढ़ाना है, तो क्या करेगा, लगातार सॉल्ट और वाटर को रोक के रखेगा बॉडी में, ताकि यूरिन ये बिल्कुल नील सी करवा देता है, बहुत कम यूरिन करवा देता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये फ्लूइड को बॉडी में रोक के रखे। तो ये बेचारा रास क्या करेगा, ये सोचता है कि चलो मैं तो भलाई करता हूँ, मेरी बॉडी में तो ब्लड का वॉल्यूम है वो कम हो गया, मेरा मेन काम है वॉल्यूम बढ़ाना। लेकिन इस बेचारे को पता नहीं है कि यहाँ सारा एक विलन बैठा हुआ है, लो ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये रास बेचारा क्या करता है, ये दोबारा से इस बात से अनजान कि वहां पे लुटेरा डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर बैठा हुआ है जो लगातार एडिमा करवाया जा रहा है, इसको ये पता नहीं है, ये बेचारा वॉल्यूम बढ़ा देगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा देगा। तो जैसे ही ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है अगेन ऑस्मोटिक प्रेशर को मिल जाता है कि भैया चलो फिर से आ गया ब्लड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर तो कम है ही, तो वो दोबारा से टिश्यू में भेजना चालू कर देता है और अगेन से एडिमा होने लगता है। समझ आया क्या? देखो यही काम करता है, ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज कराने का काम यही करता है। ठीक है, अब देखो क्या है, सोडियम और वाटर जैसे ही इस रास सिस्टम ने रोका, इसका मेन काम था कि ये बेचारा तो ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज करा रहा था, तो ब्लड का वॉल्यूम ये सोडियम वाटर सॉल्ट ये सबको रोक के करवाता, तो इस बेचारे ने वो किया। तो जैसे ही ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तुरंत से एडिमा हो गया। अब वो हुआ क्यों, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमारा दोबारा बढ़ गया,
हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया क्योंकि ब्लड हमारा, ये बेचारे रास ने ब्लड वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो इस चक्कर में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया। और कोलॉइडल प्रेशर तो ऑलरेडी कम ही था, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया, कोलॉइडल प्रेशर कम हो गया, तो क्या टोटल हमारा ओवरऑल दोबारा से एडिमा की सिचुएशन हो गई। समझ आया क्या? ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ ऐसा खास नहीं है। ये कार्डियक आउटपुट वाली वही सारी बात है कि कार्डियक आउटपुट जब कभी भी कम होगा, कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है कि जो अमाउंट ऑफ ब्लड हार्ट बाहर निकाल रहा है, ठीक है, ये अगर कम हुआ तो अगेन किडनी में ब्लड कम जाएगा क्योंकि हार्ट ही बेचारा कम कर रहा है। देन अगेन रास एक्टिवेट होगा, अगेन वही सारी साइकिल चलेगी, सोडियम वाटर को रोकेगा, ब्लड इंक्रीज करेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम, वो सारी कहानी दोबारा से रिपीट हो जाएगी। ठीक है, मेन यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि एडिमा का अगर हम मैकेनिज्म देखें, क्रोनिक हार्ट फेलियर की सिचुएशन में क्या होता है, क्रोनिक हार्ट फेलियर में हमारा कार्डियक आउटपुट मेनली कम हो जाता है, जिसकी वजह से अगेन ब्लड सप्लाई कम किडनी को, और रास वाला अगेन सारा काम धाम चालू। ठीक है, यहां तक समझ आया क्या? ठीक है, अब जो इसमें बचा हुआ है ना, ये ऐसा कुछ खास है नहीं, फटाफट में से पढ़ाती हूँ। अब शौक मैं आज पढ़ा नहीं पाऊंगी, कल ही पढ़ाऊंगी शौक। अब यहाँ तक इसको बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करके आना। ठीक है, तो देखो आपकी डेट शीट आ गई क्या फाइनल एग्जाम की? अच्छा, 15 दिन पहले देते हैं क्या? अच्छा, हाँ ऐसे ही करते हैं ये लोग। हमारे यहाँ पे उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में तो फॉर्म और डेट शीट साथ ही दे देते हैं, ये लो फॉर्म ये लो डेट शीट साथ में भर के दो। तो देखो अब यहाँ पे इन्होंने हमें थोड़ा सा कॉज वगैरह बताया है इसका। तो एडिमा के लिए स्पेशली ये जो यहाँ पे एडिमा के इन्होंने कॉज बताए हैं कि क्या है। प्राइमरी कॉज तो ये रहता है कि किडनी से रिलेटेड किसी तरीके का डिसऑर्डर हो गया। ठीक है, जब जब किडनी से रिलेटेड किसी तरीके का डिसऑर्डर होगा तुरंत रास सिस्टम एक्टिवेट होता है, और रास सिस्टम ऐसा सिस्टम है कि वो मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को वो एकदम से इंक्रीज कराएगा और एडिमा हो जाता है। तो प्राइमरी कॉज जो एडिमा के लिए माना जा रहा है कि वो किसी भी तरीके का किडनी से रिलेटेड डिसऑर्डर हुआ है। ठीक है, जैसे रीनल फेलियर है, किसी भी तरीके का किडनी डिसऑर्डर है, तो वो ये रास सिस्टम को एक्टिवेट कराएगा। उसके अलावा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब कि ग्लोमेरुलस का किसी तरीके का इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो वो भी। उसके अलावा सेकेंडरी कॉज अगर हम एडिमा का देखें तो सेकेंडरी कॉज होता है कि रीनल का परफ्यूजन की किसी तरीके से अब रीनल का फंक्शन प्रॉपर है। ठीक है, किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रही है लेकिन उस बेचारे किडनी को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पा रहा है, तो डिक्रीज रीनल परफ्यूजन जो है एक सेकेंडरी कॉज माना जाता है इसका एडिमा का। ठीक है, उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट कॉज ये भी है कि क्रोनिक हार्ट फेलियर, ये भी सेकेंडरी ही कॉज में आता है। समझ आया क्या आपको? ठीक है, अब बात आती है कि लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की। ठीक है, अब अगर किसी तरीके का लिम्फ वेसल में किसी तरीके का ब्लॉकेज हो गया है, वो प्रॉपर ड्रेनेज का फंक्शन लिम्फ वेसल्स नहीं कर पा रही है, तो उस वजह से भी हमको एडिमा हमको देखने के लिए मिलेगा लिम्फ में, तो वो लिम्फ एडिमा कहलाएगा। तो इट कॉजेज इम्पेयर्ड ड्रेनेज ऑफ लिम्फ एंड प्रोड्यूसेस लोकलाइज्ड एडिमा कॉल्ड एज लिम्फेडिमा। ठीक है, अब इसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन के, कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो गया लिम्फ्स का, ठीक है, जिसको लिम्फेसाइटिस कहते हैं, और फाइब्रोसिस वगैरह, फाइब्रोसिस मतलब फाइबर्स वगैरह ब्लॉकेज है ऐसा कुछ हो गया, किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन हो गया है लिम्फ्स में। उसके अलावा किसी तरीके का मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया है, ओके, प्रेशर पड़ गया है लिम्फेटिक ड्रेनेज पे, किसी तरीके की सर्जरी या रेडिएशन की वजह से लिम्फ्स डैमेज हो गई हैं, कोई पैरासिटिक इन्फेस्टेशन हो गया, कोई पैरासाइट वहाँ पे आके अटका पड़ा है। उसके अलावा किसी तरीके का हेरिडिटी डिसऑर्डर है, ठीक है, जैसे कि इन्होंने दिया हुआ एग्जांपल एक मिलरॉयस डिजीज करके किसी तरीके की जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये सारी जो सिचुएशंस है ये क्या करवाती है, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन करवा देती है, जिसकी वजह से लिम्फेटिक एडिमा हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब एक सिचुएशन एक लास्ट रहता है कि सेरेब्रल एडिमा। देखो सेरेब्रल एडिमा तो ब्रेन से रिलेटेड है, यहाँ पे ब्लड नहीं जाता है, यहाँ पे CSF नाम का फ्लूइड मौजूद रहता है ना ब्रेन में, तो जब इस CSF ब्लड में मतलब CSF नाम के फ्लूइड में किसी तरीके का डिसबैलेंस रहेगा, इस CSF फ्लूइड में
फ्लूइड के हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर में डिसबैलेंस आएगा, तब ये सेरिब्रल एडिमा हो जाएगा। तो लिखा है मे बी लोकलाइज्ड और जनरल। इन जनरलाइज्ड एडिमा द ब्रेन इज ग्रॉसली स्वॉलन विद डिस्टिंक्ट गायराई एंड सल्काई। जो ब्रेन में वो ऊपर गायराई सल्काई पता है आपको क्या होते हैं? हाँ हाँ, ऊपर ऊपर खाबर टाइप होते हैं ना, छोटे पहाड़ ऊपर पहाड़ जैसे होता है ये वो। तो क्या है, सल्कस और गायराई में किसी तरीके की स्वेलिंग वगैरह हो जाएगी, ठीक है। द वेंट्रिकुलर कैविटीज, ये वो ब्रेन में भी वेंट्रिकल्स होते हैं, पता है ना आपको। तो वहां पे भी किसी तरीके का प्रेशर वगैरह पड़ गया तो इस चक्कर में ये सेरिब्रल एडिमा हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली पूरा एडिमा का रहता है। कल मैं आपको शॉक पढ़ा दूंगी, ठीक है। ओके, चलो आप इसको इतना पूरा रिवाइज कर लेना और जो भी डाउट रहेंगे तो फिर पूछ लेना।